मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, वक्त बताएगा कौन है हम। समझदार को इशारा काफी है, मेरी सादगी ही मेरी कहानी है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। अगर मैं बच्चे बात करूं, आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं, एक ऐसी प्लानिंग आपको देने जा रहा हूं कि अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर ड्रॉपर हैं, आपको पता हो कुछ आपके सिलेबस भी चेंज हुए हैं और आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तैयारी करने में, है ना, कि सर प्रिपरेशन कैसे करा जाए। और आपके पास, आप सभी को पता होगा, बहुत कम टाइम बचा है, मात्र 50 डेज बचे हुए हैं, यानी 50 दिनों में आप सभी को कंप्लीट प्रिपरेशन करने हैं। यानी अगर आप देखो तो वन सब्जेक्ट के लिए आपके पास 1 वीक का टाइम बचा हुआ है, यानी एक विषय आपको 1 सप्ताह में खत्म करने हैं, तब जाकर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, आपको प्रैक्टिस भी करना है और आपको जाकर एग्जाम भी देने हैं। तो चलिए इस सेशन में बात करेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर बात करें बच्चे आपके एग्जाम का, तो एग्जाम जो बच्चे आपका वो 17 अप्रैल को है। और बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट था कि क्या सर एग्जाम का डेट पोस्टपोन हो सकता है। तो बच्चे अभी तो चांस नहीं है एग्जाम का डेट पोस्टपोन होने का, लेकिन हाँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका डेट हो सकता है, थोड़ा आपका एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जो एग्जाम है, आप नोट कर लीजिएगा, 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होने जा रहा है। यानी आप देख लो कि आप 50 दिनों में क्या कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या इतना मुश्किल है एनसीटी क्रैक करना? क्या इतने कॉलेज ऐड होने के बाद भी हम यहां पे क्रैक नहीं कर सकते एनसीटी को? भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप हमारी बात को ध्यान सुनिएगा। सीट भी काफी ज्यादा है, लेकिन आप थोड़ा परेशान हो चुके हैं और परेशानी की एक ही वजह है कि आपके पास टाइम कम बचा है। कम टाइम में आप सभी को अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे स्कोर भी करने हैं। तो चलिए इस पर बात करेंगे हम लोग। यहां पे बात करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो आपके एग्जाम में टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। और यहां पे सब्जेक्ट को बच्चे आप देखो मत कि कितना 7 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। भाई आप क्वेश्चन का वेटेज भी तो देखो, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज से 23 क्वेश्चन आते हैं, 20 का आपको आंसर करना होता है। 2 लैंग्वेज आपसे यहाँ पे पूछते हैं, आपको दोनों से 20-20 करना होता है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो काफी इजी है, इसका सिलेबस लिमिटेड है, यानी आपको कम पढ़कर आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें, अगला जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान हैं। जो बच्चे ड्रॉपर है वो तो और ज्यादा परेशान है कि सर हम पहले से पढ़ते आ रहे थे और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट था, लेकिन एनटीए ने अचानक से सिलेबस चेंज कर दिया, सर कैसे करें। बाबू आपको पता है, ये जो सिलेबस एनटीए ने दिया है ना, ये काफी इजी है। अगर आप चाहो तो आप 20 आउट ऑफ 20 आप स्कोर कर सकते हो, यानी आप यहां 20 में 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो। लेकिन अगर ओल्ड सिलेबस की बात करें तो ओल्ड सिलेबस थोड़ा मुश्किल था, रिवीजन करना भी और क्वेश्चन बनाना भी, क्योंकि वहां से एनटीए ना कि मतलब इधर उधर क्वेश्चन पूछ लेता था, यानी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेता था। देखो अगर हम बात करें लास्ट ईयर, तो आपके डोमेन मैथ से क्वेश्चन पूछ लिया था, आपके डोमेन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया था। लेकिन अगर हम न्यू सिलेबस की बात करें तो न्यू सिलेबस काफी इजी है। मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसमें अच्छा स्कोर करोगे। हां, लेकिन आपको अल्टीमेटली बच्चे एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। बात करेंगे कैसे करना है, क्यों करना है और किस तरह करना है और कहां से करना है, ये भी बच्चे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात है, अगला जो है जीटी। अब बहुत सारे बच्चे इसको लेकर काफी परेशान होते हैं, बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री के बुक पढ़ने लगते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी पूरा पढ़ने लगते हैं। नहीं, अगर बच्चे बताऊं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं जीके जीएस से, तो आप देखोगे यहाँ पे 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस से। और वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से भी 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं। मैथ की बात करें तो 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी 7-8 क्वेश्चन का वेटेज होता है और आप इसको लेकर बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं। अब देखो 50 दिन का टाइम बचा है, 50 डेज आपके पास रिमेनिंग है। तो आपको किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे प्लानिंग करनी है, इस पर बात करने जा रहे हैं। और यहां पे आपका डोमेन सब्जेक्ट है जो कि आपका खुद का 12th का सब्जेक्ट होता है। और अगर आप डोमेन चेंज कर रहे होते हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डोमेन को लेकर काफी परेशान रहते हैं और मेहनत भी करते हैं, इनसे ज्यादा मेहनत डोमेन में करते हैं और स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। अगर प्यारे बच्चों स्कोरिंग की बात करें तो लैंग्वेज आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिन बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो बच्चा आसानी से टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे लगता है कि फुल में फुल मार्क्स लेकर आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका न्यू इस तरह से बच्चे यहां पे तैयार करा गया है ना, कि बहुत इजी है भाई, सच बता रहे हैं। अगर हम यूनिट नंबर 2 से लेकर अगर 6 तक की बात करें तो काफी आसान है। एक ही कॉन्सेप्ट पर हर चीज यहां पर टिका हुआ है, जो कि मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करें, यहां पे आप आगे देख सकते हो ये बच्चे, अगर हम देखो यहां पे आपको बताने जा रहे हैं कि 50 दिन आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है।
देखो क्या करना है हर लोग बताएगा, क्या नहीं करना है वही बताएगा जो इन सबको देख चुका है, जो पिछले 3 सालों में एनसीईटी को जिया है, यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की पिछले 3 सालों से तैयारी करा रहा है। ये नहीं कि जो नया नया आया और आपको पता है ये कर लो वो कर लो, भाई वो तो बता ही देगा आपको, करना तो आपको पड़ेगा ना। क्या आप कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है भाई, नहीं पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। देखो कहने वाला बहुत कुछ कह देगा, लेकिन करने वालों को प्रॉब्लम होती है। कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो यहां पे आप सभी को 50 दिन का एक मास्टर प्लान देने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली बात, फरवरी आपका बच्चे आज जो है आपका आप डेट बताओ, आपका 24 फरवरी है। ठीक है, इससे पहले आप सभी को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। 26 फरवरी, ध्यान रखिएगा, 26 फरवरी को शाम को 7 PM पे, कितने बजे जी? शाम को 7 PM आप सभी को इसी चैनल पे आना है। किस लिए सर? पता चल जाएगा किस लिए आना है। ठीक है, आपको क्या लग रहा था, है ना? देखो अगर शेर 2 कदम पीछे लेता है इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया, वो लंबी छलांग लगाने वाला है ना? तो आप सभी लोग 26 फरवरी को शाम को 7 बजे इसी चैनल पर लाइव जुड़िएगा। आप सभी के लिए बिग अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं, और सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, ये आपकी सिलेक्शन वाली रणनीति होगी, आपकी सिलेक्शन वाली अनाउंसमेंट होगी, आपके अच्छे स्कोर वाली अनाउंसमेंट होगी। तो आप सभी लोग 7 PM पे जरूर आइएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है एनसीईटी ITEP कॉन्सेप्ट, जहां पे लगभग 8000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, यानी 8000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहां पे देखो बच्चे, आपके पास जो टाइम बचा है, अगर हम देख ले 4 दिन बचा है फरवरी में, और मार्च बचे आपका 31 दिन का है, यानी अब कुल देख लो तो लगभग आपके पास 35 डेज है, यानी कि आप देखो 35 दिन है। अब इन 35 दिनों में आप सभी को करना क्या है कि आप सभी अपने सिलेबस पर फोकस करो और कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। कॉन्सेप्ट और सिलेबस, बस आप अभी मॉक टेस्ट पर फोकस मत करो। जिन बच्चों का सिलेबस कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आप रिवीजन करो। मॉक टेस्ट कब देनी चाहिए? जब आपकी लगभग जो आपकी तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, लगभग अगर आपका प्रिपरेशन 60 to 70% या फिर 80% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर आपको मॉक टेस्ट देनी चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट इससे पहले दे रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चे आप यहां पे हतोत्साहित होंगे, यानी आप परेशान हो जाओगे कि सर मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे। भाई आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो आप मार्च तक अपनी सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस करो। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और जिनका कंप्लीट हो चुका है, आप सभी के लिए सरप्राइज भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे बात करेंगे अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में आपको करना क्या है? सिलेबस, न्यू सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, नई चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप जितना आपको नई चीजें पढ़नी है, आप मार्च में ही पूरा झोंक दो और पूरा एकदम जी जान लगा दो आप लोग। और जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बोर्ड्स का एग्जाम है, वो बच्चे थोड़ा वेट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, आप इसे 10 मार्च तक कर सकते हो। ठीक, सॉरी 10 अप्रैल तक कर सकते हो। 10 अप्रैल तक आप सिलेबस कंप्लीट करो। 17 आप अप्रैल को आपका एग्जाम है, 4-5 मॉक टेस्ट दो, जाकर आप एग्जाम दो। ठीक है, जिनके पास टाइम है आप अपना मॉक टेस्ट अप्रैल मंथ से ही स्टार्ट कर दो। अब मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि आपके किस सेक्शन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कहां पे आपको एक और मेहनत करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। तो आप वहां पे रिवीजन करोगे, आप अपना स्पीड बढ़ाओगे। आपके पास पता होगा, आपको टाइम जो मिलता है 3 आवर का टाइम होता है, और कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आपको स्पीड यहां मेंटेन रखना होगा, और साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आपको बच्चे यहां पे अनुशासन में रहना होगा। ये नहीं कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, ग्रुपबाजी कर रहे हो, तो इनसे आपको बचना होगा। बच्चे देखो, मैं आपका बड़ा भाई होकर आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, कि मैं भी वही किया जो आप करने जा रहे हो। मैं भी बच्चे BHU से पढ़ा हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ा हूं, मैं भी वही कर रहा था, और जिसकी वजह से मेरे भी मार्क्स कम आए थे, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आप ग्रुपबाजी से बचिए, और PDF कलेक्टर नहीं बनिए आप कि ए PDF दे दो, वो PDF दो। भाई PDF से पढ़ाई नहीं होती है, मैं सच बता रहा हूं। और खास तौर से इस एज में, जब आप 12th पास कर रहे होते हैं, तो भाई आप देखो 12th तक आप ऑफलाइन क्लास किए रहते हो और आप थ्योरी पढ़े रहते हो। अचानक से आप बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन करने आप जा रहे होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना कि वहां पे मतलब माइंडसेट बन नहीं पाती PDF वाली। आप तो देखो PDF इकट्ठा करने में मजा आता है, कलेक्ट करने में मजा आता है, कलेक्टर बनने में मजा आता है, लेकिन उसको आप नहीं पढ़ पाओगे। मैं बता रहा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो आप PDF कलेक्टर नहीं बनिए, आप अच्छा ग्रुपबाजी नहीं करिए, आप इधर उधर की बातों में नहीं आइए। आप फोकस करिए अपने स्टडी पे, अपने सेल्फ स्टडी पे, अपने रिवीजन पे, अपने मॉक टेस्ट पे। चाहे दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी कहे, आपको वही करना है जो बच्चे यहां से कही जा रही है। अगर आपने एनसीटी कॉन्सेप्ट भरोसा बनाया है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन IIT में हुआ है, NIT में हुआ है, RI में हुआ है, DU में हुआ है, हर जगह एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे एनसीईटी के थ्रू ITEP कोर्स कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी IIT की बात कर लो, किसी भी NIT की बात कर लो, हर जगह यहां के बच्चे हैं। तो आप बच्चे इधर उधर की बातें में नहीं आइए, आप अपने आप पे फोकस करिए। और जो चीजें बताई जा रही है, बच्चे 3 साल का एक्सपीरियंस है एनसीईटी को लेकर, और आपको पता होगा CBT का हम लोग तैयारी कराते हैं, पिछले 5 सालों से 4 सालों से CBT की हम लोग तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपके लिए सही बोलेंगे, है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो आप देखोगे अप्रैल मंथ में आपको मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, स्पीड पर ध्यान देना है, ठीक है, आपको स्पीड बढ़ाना होगा, अन्यथा आप एग्जाम हॉल में जाओगे और वहां पे धराशायी हो जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ेंगे, यहां पे पहली बात आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी देंगे, ठीक है। इससे पहले आप सभी को बताएंगे कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे आप 400 के आसपास स्कोर इजीली आप कर सकते हैं, बताने जा रहे बच्चे आपको, ठीक है। लेकिन इससे पहले देख लो, अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट का, तो पढ़ना क्या है ये आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन किस तरह से पढ़ना है ऐसा नहीं पता होगा आपको, ठीक है। तो आपको तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि डोमेन की बात करें तो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन ही आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठती है। और एनसीईआरटी कौन सा, तो ओनली 12th का, 11th का नहीं पढ़ना, ध्यान रखिएगा, 11th से क्वेश्चन नहीं आते हैं, 12th से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपने अपना नोट्स अभी तक प्रिपेयर नहीं करा हुआ है तो आप किसी टीचर का हेल्प लेकर, किसी मेंटोर का हेल्प लेकर, आप किसी के गाइडेंस में आप यहां पे शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप खुद से बना सकते हैं, आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आप जरूर बनाइए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स आपका अप्रैल में आपका हेल्प करेगा। आपका जो ये शॉर्ट नोट्स है बच्चे, ये आपका अप्रैल में आपका काफी हेल्पफुल होने वाला, अप्रैल में, सच बता रहे, जब मॉक टेस्ट दोगे ना उस टाइम पे आपका जो शॉर्ट नोट्स है काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड, अगर आप देखो, अगर हम 12th की बात करें, 10+2 की बात करें, तो वहां पे आप जो आपका नॉलेज होता है सब्जेक्टिव होता है, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, वहां पे बच्चे आप एमसीक्यू का बहुत कम प्रैक्टिस किए रहते हो, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए जितना ज्यादा हो सकता है आपसे, है ना। अगर आप एक डोमेन का कम से कम अगर 500 प्लस कर सकते हो तो करिए, 500 700 के आसपास अगर कर सकते हैं तो करिए, आप 1000 भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करिए जिनका वेटेज ज्यादा है, आपके टीचर्स आपको बताएंगे या फिर आप खुद से सिलेबस का एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है। आप खुद से अगर सिलेबस का एनालिसिस करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मतलब कर पाओगे लेकिन टाइम बहुत कम है, टाइम ज्यादा लग जाएंगे। तो आपका जो मेंटर है, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे आप सलाह लीजिए सर कौन से टॉपिक से ज्यादा वेटेज जाते हैं, यानी कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। हर साल वही होता है बच्चे, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, वहां बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कहां से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। और सुनो, यहाँ पे नोट में आपके लिखा हूं कि दिस इज नॉट बोर्ड एग्जाम, दिस इज एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, यानी आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो आप थ्योरी से ज्यादा एमसीक्यू फोकस करिए, लेकिन हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चों, अगला जो यहां पर आपका है लैंग्वेज सेक्शन। अब यहां पर पहले नोट्स पढ़ लो। लैंग्वेज स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसका सिलेबस जो होता है प्यारे बच्चों वो लिमिटेड होता है। कैसा होता है जी, लिमिटेड होता है ना, यानी आप कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, और एक आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। यहां से डायरेक्ट आपका 160 मार्क्स आ सकता है। अगर आप देखो बहुत सारे बच्चे 160 में 140 के आसपास यहां पे लगभग बहुत सारे बच्चे लाते हैं, जो एक बार सिलेबस कंप्लीट किया रहता है ना, उनका आसानी से इजीली उनका 140 मार्क्स आ जाता है, ठीक है। यहां पे करना क्या होगा, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप देखो अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आना ही आना रहता है, तय है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, तो आप उनका थोड़ा प्रैक्टिस करिए डेली, नहीं तो कम से कम 4-5 दिन में एक आप अपठित गद्यांश करिए, है ना, एक कॉम्प्रिहेंशन आप करिए। नेक्स्ट है आपका देखो ओकैब से क्वेश्चन आपके आते हैं, तय है कि आते ही आते हैं, और वेटेज भी काफी ठीक ठाक रहता है, तो वेटेज को आप याद रखिए, डेली आप इसका प्रैक्टिस करिए। ये मत सोचना कि लास्ट के 4 दिन में कर लेंगे, नहीं पॉसिबल हो पाता, संभव ही नहीं हो पाता है, और वही होता है कि आप भूल जाते हो, है ना। तो अभी से ही आप ओके पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रामर का डेली रिवीजन करिए। ग्रामर से आपके यहां पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं आपके लैंग्वेज में ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर से बहुत कम क्वेश्चन आता है, एक का दुक्का क्वेश्चन आता है लिटरेचर से, है ना। तो आप यहां पे ग्रामर पर ज्यादा फोकस करिएगा। और सुनो, अगर हम पीवाईक्यू की बात करें, तो यहां से लैंग्वेज की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे आपके पीवाईक्यू से रिपीट भी होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर डायरेक्ट नहीं भी होता है तो उनके कॉन्सेप्ट के बेस पे होते हैं, पीवाईक्यू के बेस पे, तो आप पीवाईक्यू जरूर करिएगा। क्वेश्चन रिपीट होता है, कम से कम एटलीस्ट आपका जो 3 ईयर का पीवाईक्यू है वो कंप्लीट होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा पहला पीवाईक्यू कर लो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा ना कि कैसे हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर पे, कौन कौन से यूनिट पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट बात करें, अगला जो हमारा है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में देखो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, अगर पूरा पढ़ने बैठोगे ना 1 साल में भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको देखो, जिनको मैथ आ रहा है तो करो, जिनको नहीं आ रहा छोड़ दो। मैं बोलूंगा जिनको मैथ से डर लग रहा छोड़ दो भाई, आप रीजनिंग कम से कम कर लो, एटलीस्ट आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। रीजनिंग से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और जिनको जीके जीएस में प्रॉब्लम आती है छोड़ दो, मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत कर लेना, ठीक है, लेकिन हाँ लगभग इसका बेसिक करना होता है जीके जीएस का। देखो किसी यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मुझे लगता है लगभग 50% बच्चों को मैथ में दिक्कत आती है, और 50% बच्चों को लगभग मुझे लगता है जीके जीएस में मतलब फोकस क्या बोलते हैं प्रॉब्लम आती है।
डिपेंड करता है कि इनका बैकग्राउंड कैसा है। मैथ वाले बच्चों को मैथ इजी लगता है, और जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से उनको भाई ह्यूमैनिटीज से सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जीके जैसा अच्छा लगता है। तो आप देख लो, जो आपको छोड़ना छोड़ भी सकते हो। यहां से देखो बहुत मतलब 28 क्वेश्चन आते हैं, 25 का आंसर आपको आंसर करना होता है, ठीक है, 25 का आपको आंसर करना होता है। तो आप देखो कौन सा आपके इजी है। और अगर आप रीजनिंग पढ़ भी रहे हो ना, तो सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। आप देखिए पीवाईक्यू उठाकर, या फिर आप अपने टीचर से बात करिए कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं, आप उस पर ज्यादा फोकस करिए इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू से। आप खुद से एनालिसिस मत करना, क्योंकि आप बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप किसी भी मेंटर का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो है ए टाइम टेकन सब्जेक्ट है। ध्यान रखना, आपके एग्जाम हॉल में भी ये आपका टाइम लेता है, बहुत ज्यादा, नंबर भी कम देता है, टाइम भी ज्यादा लेता है। तो आपको कैसे मैनेज कर रहे हैं आपको देखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगला जो आपका है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि सबसे इजी, अगर मैं बताऊं तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे इजी। और अगर बात करते हैं तो ये स्कोरिंग प्लस एंजॉयबल सब्जेक्ट है, यानी 20/20 में आप पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हो। यानी आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, तो ला सकते हो, मैं गारंटी लेता हूं। और इस तरह से क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा कि सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से आएंगे, एक भी क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आ सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन मतलब अगर सिलेबस बहुत इजी है, बहुत आसान सिलेबस है, बहुत आसान है भाई। अगर आप तैयारी भी नहीं करोगे ना, फिर भी आप 10-12 क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कुछ आपके जो लास्ट यूनिट है, जैसे आपका यूनिट नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, है ना, यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए, कॉन्सेप्ट आप 31 मार्च तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं बच्चे आप सभी को पता होगा कि एनसीटी कॉन्सेप्ट अभी टारगेट बैच चल रही है ना, टारगेट बैच चल रही है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। टारगेट बैच में जो क्लासेस है वो 31 मार्च तक हमारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। 31 मार्च से पहले ही मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं तो सोचा हूं 20 मार्च के आसपास सिलेबस कंप्लीट कर दूं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, है ना। अब यहां पे देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करना होगा। ए नहीं कि फैक्ट खाली रटते जा रहे हैं, फैक्ट पर कम फोकस करिए, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करिए, आप अच्छा स्कोर करोगे। नेक्स्ट आपका नोट्स बनाने पर कम फोकस करिए। अब सर ये पहला टीचर होगा जो ऐसा बोल रहा होगा कि अगर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो नोट्स बनाने पर कम फोकस करिए, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्लास में भी यही बोलता हूं, है ना। अब देखो यहां पे नोट्स बनाओगे ना, तो एक ऐसे आपका सिलेबस को आपका जो करिकुलम है, इस तरह से आपका प्रिपेयर करा गया है कि आप नोट्स बनाओगे तो बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। कम से कम मुझे लगता है एक यूनिट में 10 से 12 पेज आपको लिखने पड़ जाएंगे। लेकिन मैं नहीं लिखवाता हूं, मैं डायग्राम से, है ना, जो आपका बच्चे माइंड मैप होता है उसके माध्यम से आपको पढ़ाता हूं, और डायग्राम से आपको बच्चे यहाँ पे जो भी नोट्स है वो बनवाता हूं। और उसी तरह आपको बनवाना ही पड़ेगा, आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतने सारा इसमें लिखना पड़ता है भाई, अब लिख ही नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो नोट्स बनाने पर ज्यादा फोकस करिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को ठीक ठाक करने के लिए ज्यादा फोकस करिए, आप कॉन्सेप्ट पे काम करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अगर आपने जिस दिन 400 एमसीक्यू कर लिया, किसका? कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट का 400 एमसीक्यू और 300 एमसीक्यू फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, अगर इतना कर लिए तो मुझे लगता है कि आप फुल स्कोर ले आओगे। मैं बात कर रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, जो कि मैं ही आपको पढ़ाता हूं, है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो आपका यहाँ पे ये आपका सिलेबस है। अब देखो यहाँ पे मैं सिलेबस इसलिए ले आया हूं आपको दिखाऊं, ठीक है। देखो अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 2 से लेकर 5 तक और इधर 6 तक, तो काफी आसान है, काफी इजी है, कुछ आपको याद नहीं करना है, बस आपको हेडिंग याद करनी है, वो भी याद नहीं करना, आपको ऑटोमेटिकली आपको जब पढ़ाएंगे ना आपको याद आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपको बच्चे 7 यूनिट नंबर 7 और आपका 9 हो गया, 7 और 9, ये आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें भी 7 काफी इजी है, 7 काफी इजी है, बस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी आईसीटी इन एजुकेशन में, ठीक है। यानी 9 में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ये भी काफी आसान है। बाकी आपके 10 और 8 तो काफी आसान है ना। अब देखो यहाँ पे आपको बताने जा रहा है कैसे आपका 400 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें लैंग्वेज का, आप खुद सोचो खुद से, ठीक है, आप भी एक पेन पेपर निकाल लो, अपने सामने रख लो और आप मेरे तरह ही काम करो जो मैं अब करने जा रहा हूं, ठीक है। लैंग्वेज 1 की बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप हिंदी ले लिए, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मान लीजिए आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले लिए, मान लेते हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लिए हैं, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे 23 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं? 23। आपको क्या लग रहा है कि अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट किए रहेंगे तो आप कम से कम कितना क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं? मतलब खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए भाई, अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि हाँ सर मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। मैं मानता हूं कि आप 15 कर लोगे, 15 मान लूं भाई, लैंग्वेज है, इजी भी है, सिलेबस कंप्लीट भी है, आपने प्रैक्टिस भी करा है, मॉक टेस्ट भी दिया है और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उस लैंग्वेज को, है ना, आपका बैकग्राउंड वही रहा है, आप वही लीजिएगा जो आपका मीडियम होगा। ध्यान रखिएगा, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर लीजिएगा, काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। मानते हैं बच्चे 23 में मानते हैं कि आपको 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, लो भाई 15 मान लिए, ठीक है। कितना नंबर हो जाएगा? आप देखोगे 60 मार्क्स आपके हो जाएंगे, हुए ना जी, 60 मार्क्स आपके हो गए। नेक्स्ट हम बात करें अगला जो आपका यहां हो जाएगा, आप देखोगे लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में भी वही मान लेते हैं,
चूंकि लैंग्वेज टू मैक्सिमम बच्चों का मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन वाली पार्ट होगी, जनसंचार तंत्र होगा, तो जनसंचार तंत्र काफी इजी आते हैं। तो इसमें मैं मान लेता हूं 15 क्वेश्चन आपके यहां भी बन रहे हैं, यानी 60 मार्क्स आपके यहां भी बन जा रहे हैं, ठीक है, ये मैं मान लिया हूं। ओके, नेक्स्ट है जीटी जनरल टेस्ट, 28 क्वेश्चन आते हैं। 28 क्वेश्चन कितना मान लो भाई, थोड़ा टफ भी है, टाइम टेकन भी है ना। मान लीजिए इसमें मान ले 15, 15 मान ही सकते हैं कम से कम भाई, 28 है, जब 23 में हम 15 मान लिए हैं तो 28 में तो मान ही सकते हैं, 28 में 15 भाई, इतना बहुत कम बोल रहा हूं, तो 15 मान लेते हैं आपका, ठीक है, 15, यानी आप देखो यहां भी आपका 60 मार्क्स आपका हो गया। आप खुद अब बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर मेरा 20 हो जाएगा, भाई आप जोड़ सकते हो 20, आप यहां पे 20 लिखिए, ठीक है। अब कंपल्सरी नहीं कि 20 ही आपको लिखना, आप 18 लिखिए, 17 लिखिए, 19 लिखिए। नेक्स्ट आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, भाई मैं बता रहा हूं इसमें आप फुल में फुल स्कोर करोगे, है ना। सर कैसे बोल सकते हो, मैं बोल रहा हूं ना, अब यूट्यूब पे इतनी क्लासेस आपको दूंगा, आप सोचे नहीं होंगे, ठीक है। हमला अचानक से होने वाला है, लेकिन पहले बताना नहीं था, मैं बता दिया आपको, ठीक है। तो भाई कहीं शेयर मत करना, है ना। चलो टीचिंग एप्टीट्यूड देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम मानते हैं भाई, इससे कम करना ही नहीं है, आसान है, इजी है, आपके लिए नहीं होगा, लेकिन आप ही खुद एक महीने बाद बोलोगे सर ये तो काफी आसान है, पेपर सर काफी इजी था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 80 मार्क्स आपके यहाँ पे बन गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका डोमेन है। अब देखो डोमेन की बात करेंगे, 28 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 28 में से हम 10 ही मान रहे हैं, बहुत कम मान रहे हैं। लो भाई 10 10, खुश हो, अब खुश हो भाई, टोटल 30 ही क्वेश्चन मानते हैं। लो 30 क्वेश्चन मान रहे हैं, बोलो सर इतना कम मत मानिए। लो भाई 40 मान लेते हैं, सब मिलाकर 40 मान लेते हैं, इतना तो मान ही सकते हैं, है ना, 40 मान लेते हैं, ठीक है। अब चर्च को 16, 160 मार्क्स आपके यहां से आ रहे हैं, तीनों डोमेन मिलाकर बोल रहे हैं, तीनों डोमेन मिलाकर मिल रहे हैं, ठीक है। अब जोड़ लो 36 18 180, और आप देखोगे 80 कितना 260 हुआ, और 360 और 420 हो गया। लो भाई 420 मार्क्स, कितने कम क्वेश्चन में आपके यहाँ पे 420 मार्क्स हो गए भाई। क्यों आप परेशान हो, बताओ आप क्यों परेशान है, क्या इतने क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, मानते हैं नहीं कर पाओगे। लो भाई यहां पे 40 माने हैं, लो 30 ही मानते हैं, ठीक है। तो 3 चौको 12 120, है ना, 40 घटा दो इसमें से, 380 मार्क्स हुए 380 मार्क्स। और कहीं घटाना है, बताओ, और कहीं घटाना है आपको, सर यहां भी घटा दीजिए। लो यहां भी 5 नंबर घटा दिए, ठीक है, 5 क्वेश्चन, 15 ही मान लेता हूं, वैसे आप 15 ज्यादा करोगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 5 को 20 मार्क्स और घटा दो। लो भाई 360 हो गया, 360। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है। आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट होगा, मुझे लगता है अगर आप प्रेफरेंस खुद से बनाते हो, सर मुझे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईएम धनबाद, आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, मुझे लगता है 8-9 नंबर प्रेफरेंस आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन इतना कम मार्क्स थोड़े आपके आएंगे, आप सिलेबस कंप्लीट किए हो, आपने रिवीजन किया है, आपने प्रैक्टिस किया, आपने मॉक टेस्ट दिया है, काफी आसान है भाई। तो आप इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, खुद के ऊपर काम करिए। एबी स्टडी हमने लास्ट ईयर बच्चों को दिया था, जैसे ही बच्चे आपका एग्जाम का 1 महीने बचे थे ना, 1 महीने लगभग 45 दिन बचे थे, आप वीडियो जाकर देख सकते हो, 45 डेज के नाम से आप जाकर देख सकते हैं। और बच्चों ने उस जो हमने स्टडी दिया था, जो प्लानिंग करा था, बच्चों ने फॉलो करा था और बच्चों ने स्कोर भी करा था। मैं बता रहा हूं बच्चे भी आपके अलग अलग आरआई में, आपके आईआईटी में, एनआईटी में पढ़ रहे हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट बारी आपके, तो आप देख लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। इन 50 दिनों में आपको इधर उधर की बातें करनी है, या फिर आपको खुद के ऊपर काम करनी है, खुद के ऊपर फोकस करनी है, और अच्छा स्कोर के साथ आपको आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज, या फिर डीयू में, या फिर किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा। और अगर पेरेंट्स दिख रहे होंगे तो आप तो और बच्चों को स्ट्रिक्टली जो फॉलो है वो फॉलो करवाइए, ये जो रूल है, ये जो प्लानिंग की है वो फॉलो करवाइए। और बच्चे से बोलिए कि यही करना पड़ेगा, तब जाकर आपका स्कोर आएगा, नहीं करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वीडियो और बहुत सारी चीजें बोलने को बोल सकता हूं, वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो कभी मिलेंगे हम लोग लाइव में, तो बात करेंगे प्यारे बच्चों। अब सर ये सारी चीजें होगा कहां से, है ना, ये सारी चीजें होगा कहां से। तो देखो भाई आप सभी को पहले रिजल्ट आपको दिखाता हूं, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट, ये मैं आपको कम ही बच्चों का रिजल्ट दिखा रहा हूं। देखो आप देखो रिजल्ट, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, हर जगह एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बच्चे देखो करना क्या होगा, ये हमारा बैच है, टारगेट बैच, जिसके नाम है टारगेट बैच, है ना, 1799 इसका प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। आप देखो आप एफोर्ड कर सकते हो, बहुत कम फीस है भाई, बाद में आपको पछतावा ना हो, इसलिए बच्चे मैं बोल रहा हूं कि आप एफोर्ड कर सकते हो, करिए आप लोग, ठीक है। इतने कम दाम में आपको इतने कंटेंट प्रोवाइड हो जाएंगे, इतने मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे कि आप सोचे नहीं होंगे। और ये सारे हमारे फैकल्टी है, जहां से आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर है, अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरी होगी तो कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। और बच्चे आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन का नाम है CUT कॉन्सेप्ट, यहां से आप जुड़ सकते हो, प्ले स्टोर पर वो मिल जाएगा। बाकी अगर आपको दिक्कत आती है तो ऑफिस के
नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी बच्चों आप सभी को शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बहुत पास है, मात्र 50 डेज बचा हुआ है और आपको देखना है कि आपको खुद के ऊपर काम करनी है कि दूसरों के ऊपर काम करनी है, दूसरों को ज्ञान देना है कि खुद को ज्ञान ग्रहण करने हैं। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना होगा। बाकी आप कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी प्लानिंग कैसी है, आप कौन से स्टडी को फॉलो करो जरूर बताइएगा। और हाँ ध्यान रखिएगा 26 फरवरी शाम को 7 बजे आना नहीं भूलिएगा। ठीक है, कहां पे? तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, मेहनत करिए, मिलते हैं सिलेक्शन होने के बाद।